हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। सारे देश में और पूरे विश्व में एक हंगामा है बरपा। अगर जर्नलिस्ट की, अपोजिशन लीडर्स की, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट की फोन पर, ईमेल्स पर वो किससे मिलते हैं, किससे बातें करते हैं, उनकी इंटीमेट लाइफ पर सरकारें जासूसी करें तो मामला बड़ा गंभीर है। जो कम अथॉरिटेरियन सरकारें होती हैं वो इमरजेंसी लगाकर ऐसा करती हैं। तो इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई। इमरजेंसी के बाद जब रिलीज हुए मोरारजी देसाई, एक जश्न का माहौल था। बहुत से जर्नलिस्ट उनके घर पर जमा हो गए उनका वेलकम करने के लिए। जब मोरारजी देसाई पहुंचे बड़े नाराज हुए, सबको भगा दिया और कहा मेरे राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन हुआ है। देश के संविधान में राइट टू प्राइवेसी स्पेसिफिकली एज अ फंडामेंटल राइट नहीं दिया हुआ, लेकिन 2017 के 9 जज बेंच जजमेंट ने बिल्कुल साफ तौर से, ये जस्टिस पुट्टुस्वामी का जजमेंट है, ये कह दिया गया कि राइट टू प्राइवेसी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का हिस्सा है। इसका मतलब ये आज एक फंडामेंटल राइट है और फिर आधार के जजमेंट में जाकर और इसकी व्याख्या कर दी गई। तरह प्रिंसेस डायना की जैसे डेथ हुई वो भी राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन था। मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके की ये स्टोरी आई है इजरायली एजेंसी एनएसओ के सॉफ्टवेयर पेगासस सर्विलियंस की, ये बड़ी डैमेजिंग स्टोरी है। डेमोक्रेसी के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, फ्रीडम के लिए ये खतरे की घंटी है। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर एक साइबर वेपन है और इसे लेने के लिए आम लाइसेंस की जरूरत होनी चाहिए। इतना खतरनाक मामला है कि एक मिस कॉल आपके मोबाइल पर आएगी और काम तमाम हो जाएगा। बहुत से जर्नलिस्ट, अपोजिशन लीडर्स की बात है, देश के कानून को इसमें समझने की कोशिश करेंगे। हद तो यह है कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस जमाने में तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे, रंजन गोगोई, और सरकार के बड़े क्लोज, उनके ऊपर इल्जाम लगाने वाली लड़की और उसके 11 फैमिली मेंबर्स, लड़कियों के ऊपर सर्विलियंस की तो कुछ पुरानी कहानी भी है, मैं उस कहानी में जाना नहीं चाहता। इल्जाम है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज को भी टारगेट किया जा रहा है। अगर यह सच है तो फिर देश की इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। 40 जर्नलिस्ट, प्रशांत किशोर 14 दिन जून 2021 में, 12 दिन जुलाई 2021 में, 13 जुलाई को राहुल गांधी से मिलते हैं, उस दिन भी वो टारगेट थे इस तरीके की सर्विलियंस का। राहुल गांधी अपोजिशन लीडर, कोई बहुत बड़ी अपोजिशन नहीं कर पा रहे, कोई चैलेंज नहीं दे पा रहे हैं सरकार को। बहुत लोग कह रहे हैं सुपरवाइज कर रहे हैं कांग्रेस मुक्त सरकार के स्ट्रैटेजी को, तय नहीं कर पा रहे कि प्रेसिडेंट बने ना बने। क्या खतरा है उनसे देश को? कोई आतंकवादी नहीं, कोई अर्बन नक्सल नहीं, कोई टेररिस्ट नहीं। अमेरिका में कोर्ट ऑफ अपील कह चुकी है कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का मास सर्विलियंस अपने देशवासियों का गैर संवैधानिक होगा। यह कंपनी जो एनएसओ है वो बिल्कुल साफ कहती है कि हम सिर्फ कुछ सरकारों को ही यह सॉफ्टवेयर देते हैं, बहुत महंगा है, वेटेड गवर्नमेंट्स को देते हैं। सरकार के लिए बड़ा आसान है, कहे हमने यह सॉफ्टवेयर एनएसओ से नहीं खरीदा। यह क्लैरिटी के साथ डिनायल नहीं आना, यह एक परेशानी का बाइस है। माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि साहब हमने तो सेफगार्ड
बिल्ट इन कर लिए हैं अगेंस्ट दिस मेलवेयर। देश में डेटा प्रोटेक्शन लॉ 2019 दिसंबर में इंट्रोड्यूस हुआ, अभी तक उसको पास करने की जल्दी नहीं दिखाई जा रही। उस लॉ में भी कुछ कमियां हैं। विक्टिम को राइट नहीं देता ये बिल। सर्विस प्रोवाइडर जो है वो इन्फॉर्म करेगा रेगुलेटर को, रेगुलेटर तय करेगा कि विक्टिम को बताया जाए या न बताया जाए। और ये एग्जाम करता है गवर्नमेंट एजेंसीज को। मैं समझता हूं कि जिस तरीके की इंफॉर्मेशन आ रही है, अगर ये सच है, गो के आईटी मिनिस्टर ने कहा इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और एज अ लीगल एकेडमिक जाहिर है कि मैं सरकार की बात मानना चाहूंगा, पर अब कुछ कुछ खबर है कि आईटी मिनिस्टर भी सर्विलियंस का टारगेट थे शायद। प्रहलाद सिंह पहले बीजेपी में नहीं थे, उड़ीसा के हैं, वो भी अब तो मिनिस्टर हैं जल शक्ति और वाटर के, वो भी शायद टारगेट थे। परवीन तोगड़िया जो हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा नाम रहा है, अब ताल्लुकात कुछ सरकार से ज्यादा बेहतर नहीं है, उनका नाम भी आ रहा है। मैं समझता हूं ये बड़ी एक तशवीशनाक बात है, एक वरीसम चीज है। अभी इस स्टोरी पे जाने से पहले जरा कानून समझते हैं। 1885 का लॉ है टेलीग्राफ एक्ट, अंग्रेजों ने बनाया, कॉलोनियल सिस्टम है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बनी थी, आपको मालूम है। 1857 की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुकी है। फंडामेंटल राइट्स नहीं है, राइट टू प्राइवेसी नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। सेक्शन 5 में सरकार को यह पावर दी गई कि वो इंटरसेप्ट करेगी अगर कोई पब्लिक इमरजेंसी होगी, पब्लिक सेफ्टी के लिए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए ही नहीं, अपोजिशन को दबाने के लिए नहीं, अपोजिशन की स्ट्रेटजीज जानने के लिए नहीं, उनमें यूनिटी न होने पाने के लिए नहीं, पब्लिक सेफ्टी हो, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी इन पब्लिक इमरजेंसी। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या कोई ऑफिसर जिसको उन्होंने ऑथोराइज किया हो, अगर उसको यह लगता है कि इट इज नेसेसरी और एक्सपीडिएंट, तो वो टेम्परेरी पोजेशन लेगा किसी टेलीग्राफ के। इसी तरह इंटरसेप्ट किया जाएगा इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, friendly relations with foreign state, public order, or preventing incitement to the commission of an offense for reasons to be recorded। और उसमें एक प्रोवाइजो है, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोवाइजो है, provided that press messages intended to be published in India of correspondence accredited to the central government or the state government shall not be intercepted or detained unless their transmission has been prohibited under this subsection। आजादी दी गई है प्रेस को, जर्नलिस्ट को नहीं छुआ जाएगा। इसी तरीके का प्रोविजन फिर सेक्शन 69 में आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में। 1996 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कोर्ट ने नोट किया कि सेक्शन 7 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी के तहत 100 साल हो गए, अभी तक रूल्स नहीं बनाए गए। ये जो 1996 का केस है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी, टैपिंग ऑफ पॉलिटिशियंस फोन्स बाय सीबीआई, मेन स्ट्रीम में छपी थी ये मार्च 26, 1991 में। और उसके इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला था कि साहब भाई कई पॉलिटिशियंस के नंबर्स जो थे वो इंटरसेप्ट किए गए थे। 133 केसेस में ऑथराइजेशन जो है वो प्रॉपर नहीं था। 111 केसेस में 180 दिन से ज़्यादा वो मामला चलता रहा। मैं जो आज कुछ हो रहा है वो नया नहीं है, ये पहले भी हो चुका है।
गाइडलाइंस 10 ले डाउन की सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर किसी की टेलीफोन टैपिंग होनी है तो होम सेक्रेटरी ऑर्डर इशू करेंगे। इमरजेंसी में यह पावर जॉइंट सेक्रेटरी को दी जा सकती है। यह ऑर्डर जो है यह पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के तहत दिया जाएगा इंटरसेप्ट करने के लिए। और कब दिया जाएगा यह ऑर्डर? सुप्रीम कोर्ट कह रही है जब देयर इज नो अदर मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन, जब कोई और तरीका ना हो जिसके बारे में आपको शक है कि यह देश की सिक्योरिटी, सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी के लिए खतरा है, तब आप इंटरसेप्ट करेंगे नेसेसरी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। इंटरसेप्शन का ऑर्डर जनरल नहीं होगा, स्पेसिफिक लोगों के लिए होगा, स्पेसिफिक प्रेमिसेस के लिए होगा। 2 महीने तक वैलिड रहेगा। अगर रिन्यू हुआ तो 6 महीने बाद खत्म हो जाएगा। 6 महीने के बाद यह रिन्यू नहीं हो सकता। जो इंटरसेप्टेड मटेरियल है वो जल्द से जल्द डिस्ट्रॉय किया जाएगा। एक हाई लेवल रिव्यू कमेटी होगी, कैबिनेट सेक्रेटरी की, चीफ सेक्रेटरी की, लॉ सेक्रेटरी की, और एक कोई और मेंबर होगा जो देखेगा कि क्या यह ऑर्डर सही इशू हुआ है या नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि ये जो 1996 में सुप्रीम कोर्ट कह रही है, जब राइट टू प्राइवेसी अभी फंडामेंटल राइट पूरी तरह नहीं बना है, जो जाके 2017 में बनेगा, उसमें भी सेफगार्ड्स हैं। अगर सरकार ने वाकई में कोई इंटरसेप्शन किया है या इस सॉफ्टवेयर को यूज किया है तो यूपीए सरकार की तरह बता देना चाहिए। कांग्रेस वाले आज बहुत बोल रहे हैं और सही बोल रहे हैं, जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका अपना रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है। वन हु सीक्स इक्विटी मस्ट कम विथ क्लीन हैंड्स। 2013 में आरटीआई के जवाब में कांग्रेस सरकार बता चुकी है हर महीने 9,000 फोन्स, 500 ईमेल्स इंटरसेप्ट किए जाते थे। लेकिन कम से कम इतना था कि यह इंफॉर्मेशन दे दी गई। इस पूरे लॉ की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जो रिव्यू कर रही है कमेटी, उसमें कोई इंडिपेंडेंट आदमी नहीं है, वो सब सिविल सर्वेंट हैं। मैं ये समझता हूं कि जो न्यूज आई है, अगर ये दास्तान सच है तो बड़े अफसोस की बात है। और क्यों लोगों को इस दास्तान में कुछ हकीकत नजर आ रही है? क्योंकि ये कोई भारत के बारे में नहीं, ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की नहीं, पेरिस की नॉन प्रॉफिट एजेंसी फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी रिप्यूटेड ह्यूमन राइट्स एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद इसकी वेटिंग हुई 16 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने की। पूरे विश्व के अखबारात इससे भरे पड़े। अफसोस यह है, हम बार बार कहते रहे, किसी ने हमारी बात मानी नहीं कि भारत को कभी भी मुस्लिम राष्ट्रों जैसा नहीं होना चाहिए। ट्रिपल तलाक पे लोगों ने एग्जाम्पल दी। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से एफिडेविट में कहा कि इस कंट्री में है और उस कंट्री में बैन है। मैंने उसके जवाब में आर्टिकल पे आर्टिकल लिखे और कहा कि मुस्लिम राष्ट्र अच्छी एग्जाम्पल नहीं है। बार बार मैंने कहा, जो वीडियो बनाए डेमोक्रेसी की स्टेट पे, उसमें भी कहा कि एग्जाम्पल हमारे लिए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होनी चाहिए। ये कौन सी राइटिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ दिन भर बोलें और रास्ता वो अपनाएं
जो रिग्रेसिव, अथॉरिटेरियन, नॉन डेमोक्रेटिक मुस्लिम देशों ने अपनाया। 6 देश इसमें जिनके नाम आए हैं वो मुस्लिम देश हैं। अजरबैजान, बहरीन, मोरक्को, सऊदी अरबिया, यूएई, जो और भी देश हैं, रुवांडा जहां जेनोसाइड हो चुका है इतना बड़ा, हंगरी जहां ऐसा अथॉरिटेरियनिज्म है जिसकी कोई मिसाल नहीं है, ये कोई मैक्सिको, ये कोई आइडियल कंट्रीज नहीं है जिनकी एग्जाम्पल भारत इमुलेट करे। इसी तरह मैं लिखता रहा हूं कि डेथ पेनल्टी के इशू पर भारत आज सऊदी अरब, ईरान और अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान के साथ खड़ा है। मैंने ये भी लिखा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के मामले में हमको ग्रुप किया जा रहा है अफगानिस्तान और मुस्लिम देशों के साथ। ये कंपनी भारत के लिए अच्छी कंपनी नहीं है। भीमा कोरेगांव के केस में फादर स्टैन स्वामी तो दुनिया से चले गए, हमारे कॉन्शियंस को झंझोड़ गए, हमारे सर को शर्म से झुका गए। उसमें जो लोग एक्यूज्ड हैं, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, उनके बारे में एलिगेशन है कि उनके स्मार्टफोन्स इन्फेक्टेड थे। कुछ फोन्स की फॉरेंसिक जांच हो चुकी है और उसमें यह साबित हो चुका है कि यस, ये इन्फेक्टेड थे। इसलिए लोगों को इस एलिगेशन पे यकीन आ रहा है और सरकार के डिनायल पर इत्मीनान नहीं हो रहा। मैं ये समझता हूं कि ये मामला देश की इज्जत विश्व की नजरों में ऊपर नहीं करता। बार बार मैंने कहा है कि अमेरिका की मॉरल अथॉरिटी नीचे जा रही है। समय है कि भारत उस स्पेस को फिल कर ले, क्योंकि वो स्पेस कभी चाइना को नहीं मिल सकता। अगर हम अपने यहां सिविल लिबर्टीज को प्रमोट करें, गारंटी करें, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करें, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को इंडिपेंडेंट बनाएं, भारत उस जगह का कि पूरे विश्व का कॉन्शियंस कीपर बने पहुंच सकता है। मैं समझता हूं सरकार को बहुत जल्द इस पर बिल्कुल एक क्लियर स्टेटमेंट यह देना चाहिए कि हमने एनएसओ से यह सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा। यह कहना कि किसी लॉ का वायलेशन नहीं हुआ, यह जरा थोड़ा गोलमोल बात है। एक इंक्वायरी इसमें ऑर्डर हो जाए, जस्टिस कृष्णा कमेटी ने डेटा प्रोटेक्शन लॉ ड्राफ्ट किया, उस लॉ को पास करा जाए, उन्हीं को बना दिया जाए इंक्वायरी ऑफिसर के वो देख लें इन एलिगेशंस में क्या सच्चाई है। तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।